नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और जो समय हो रहा है वो हो रहा है वैसे तो ये टाइम जो होता है वो क्या कहते हैं आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस का होता है, यानी कि इतिहास के 25 प्रश्न का होता है। लेकिन अभी जो हमारी क्लास होने वाली है, जो हम बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे भूगोल के 25 क्वेश्चंस, यानी कि ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आपके सपोर्ट की, आपके स्नेह की हमें आवश्यकता है। तो आशा करते हैं कि आपका स्नेह और सपोर्ट हमारे लिए बना रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, लिखा हुआ है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से भारत में इसका स्थान किन राज्यों में है। ठीक है, भारत के राज्यों में है। यानी पूछ रहा है कि यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नंबर एक पर क्षेत्रफल के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो कौन सा राज्य आता है? राजस्थान राज्य आता है। ठीक है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। उसके बाद यदि हम दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर की यदि बात होती है तो दूसरे नंबर का जो जो क्षेत्रफल है वो कौन सा है? हमारा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है। ठीक है, तीसरे नंबर की यदि हम बात करते हैं, सही है, तीसरे नंबर की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा आता है आपका? महाराष्ट्र आता है। ठीक है, और चौथे नंबर की यदि हम बात करते हैं तो नाम आता है हमारा उत्तर प्रदेश का। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछा है कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो उच्च क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। यदि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है तो राजस्थान का, जबकि यदि इसके विपरीत आ जाए, यदि सबसे कम आ जाए, मान लो अगर आपसे पूछे सबसे कम क्षेत्रफल किसका है तो गोवा का है। ठीक है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? गोवा का है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है यानी कि सी। तो जरा डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कहता है। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर चौथा सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है? ठीक है, ये दे रखा है। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, 2011 की जनगणना की यदि हम बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के आधार पर पश्चिम बंगाल की जो अनुमानित जनसंख्या बताई गई है वो 9 करोड़ बताई गई है। अभी पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि यदि हम आबादी की बात करते हैं तो आबादी में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? हमारे उत्तर प्रदेश की। और क्षेत्रफल के आधार पर हम कौन से स्थान पर जाते हैं? चौथे स्थान पर जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की कुल आबादी 9.13 करोड़ थी, जिसमें 6.44 करोड़ यानी कि 6 करोड़ 44 लाख हिंदुओं की आबादी है, 2 करोड़ 47 लाख मुस्लिमों की आबादी है, 6.60 लाख ईसाइयों की आबादी है, 2.83 लाख बौद्ध करीबन है, और 63.5 हजार सिख और 63,000 के समथिंग जो है जैनियों की आबादी कहाँ पर निवास करती है? पश्चिम बंगाल में निवास करती है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ की यदि हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, और कोलकाता जिसे हम बोलते हैं आज के समय में। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री है इस समय वो तृणमूल कांग्रेस की श्रीमती ममता बनर्जी जो है वो इस समय यहाँ की जो है मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसको संभाल रही है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप समूह हैं? बात यह हो रही है। तो अंडमान और निकोबार में वर्तमान में भैया ये कहा जाता है कि 600 से ज्यादा जो द्वीप समूह है
अंडमान और निकोबार की यदि हम बात करते हैं तो जो भारत का तटवर्ती क्षेत्र है, यदि हम हिंद महासागर की बात करते हैं, जो भारत के नीचे दिया, भारत के नक्शे में इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से ये जो बना हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ये नीचे हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर दे रखा है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर ये हिंद महासागर दे रखा है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर कुछ द्वीपों का एक समूह है, ठीक है, कुछ द्वीप समूह यहाँ पर पाए जाते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि ये जो है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें कुल द्वीपों की संख्या क्या है? तो अंडमान निकोबार कई द्वीपों का एक समूह है और इन द्वीपों की संख्या लगभग कितनी बताई गई है? 600 बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर है डी, यानी कि 600। देखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे मोटे द्वीप समूहों का द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप में समूह में लगभग 600 के समथिंग जो है वो द्वीप स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कन्याकुमारी, यदि हम कन्याकुमारी की बात करते हैं तो कन्याकुमारी भी कहाँ पर है? यहीं पर नजर आता है, बे ऑफ बंगाल में नजर, यानी बंगाल की खाड़ी में नजर आता है। तो कन्याकुमारी कहाँ पर है? तो कन्याकुमारी यहाँ पर जो दे रखा है ऑप्शन कन्याकुमारी के बारे में, वो है बी, ठीक है, यानी कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर भारत का जो अंतिम बिंदु, इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो भी स्थित है, जो कि समुद्र में अब डूब चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर यहाँ पर दे रखा है बी, यानी कि कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? अब वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्या कहता है? दमन और दीव निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों में शेष हैं या स्थित हैं? दमन और दीव की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है। तो दमन और दीव की यदि हम लोकेशन की बात करते हैं तो दमन और दीव के बारे में कहा जाता है कि ये कहाँ पर आते हैं? ये आपके गुजरात, इसमें गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। गुजरात के बारे में यदि आप नक्शे को फिर से देखिएगा, नक्शे को इस तरीके से नक्शा बना हुआ है, तो दमन और दीव जो है यहाँ पर आते हैं और यहीं पर जो है आपका गुजरात राज्य है, तो ये इसकी सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो दमन और दीव किसके तटीय क्षेत्रों में शेष है? तो गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों में ये शेष है। लिखा हुआ है दमन गुजरात के दक्षिणी तट पर एक इनक्लेव है जो मुंबई बॉम्बे से 100 मील यानी 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। द्वीप में बेरावल से 40 मील यानी 64 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी तट के साथ साथ मुख्य भूमि पर एक छोटा सा क्षेत्र भी शामिल है। यानी कि गुजरात का एक कहें कि जिला है काठियावाड़, और उस काठियावाड़ जिले के साथ दमन अपनी सीमाओं को साझा करता है, यानी उसके साथ इसकी सीमाएं मिली हुई हैं। तो सही आंसर कौन सा था? गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 क्या कहता है? लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय की यदि हम बात करते हैं, यानी कि पर हेड इनकम सबसे ज्यादा कहां पर है? तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो हमारे नीचे के यानी कि दक्षिण भारत के राज्य हैं वो आगे हैं। यदि आप हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र को देखते हैं और गोवा, तो इनमें गोवा एक ऐसा देश है, एक प्रदेश है, गोवा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा कहां पर है, तो प्रति व्यक्ति आय कहां पर सबसे ज्यादा है? गोवा में सबसे ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या कहता है, कितनी यहाँ पर आय है। लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय, यह एक आर्थिक इकाई जैसे कि एक देश, एक राज्य, एक शहर में लोगों की औसत आय है। किस इकाई की कुल आय को उस इकाई की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। गोवा की प्रति आय भारत के औसत से 3.01 गुना अधिक है। देश में गोवा की प्रति व्यक्ति आय दिल्ली और सिक्किम के बाद सबसे अधिक है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, असम और झारखंड 5 सबसे गरीब राज्य हैं।
हरियाणा महाराष्ट्र के बाद छठे पायदान पर है, अरुणाचल प्रदेश की 17वीं रैंक है। यदि हम देश की यदि हम बात करते हैं तो यदि देश में अगर सबसे ज्यादा बात आती है प्रति व्यक्ति आय की, तो दिल्ली और सिक्किम सबसे पहले आते हैं। नंबर 1 पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर सिक्किम, नंबर 3 पर आपका गोवा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर पूछा गया कि सबसे ज्यादा आय कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा आय कहाँ पर है, गोवा में है। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली कुल लोगों की संख्या ही उस प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बोली जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। देखो पश्चिम बंगाल की आबादी भी सबसे ज्यादा है, पश्चिम बंगाल की आबादी भी सबसे ज्यादा है, बिहार की भी आबादी बहुत है, उत्तर प्रदेश की भी आबादी सबसे ज्यादा है। ये बड़ी आबादी वाले राज्यों में शामिल प्रदेश हैं। ऊपर के जो 3 प्रदेश हैं यानी कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये तीनों में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है, जबकि केरला में इन तीनों की तुलना में कम जनसंख्या निवास करती है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बिहार की तुलना में ज्यादा है क्योंकि चौथे नंबर के राज्य है। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल भी बिहार की तुलना में ज्यादा है, और बिहार का क्षेत्रफल कम है लेकिन बिहार में निवास करने वाले जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो इसके अनुसार यदि हम बात करते हैं कि जिस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है तो वह है बिहार। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कहता है। लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति जनसंख्या घनत्व के साथ सबसे ऊपर है, यानी कि बिहार में एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 1106। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरा स्थान, और उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरा स्थान, और केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है, 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, और केरल में 860। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में लगभग कितने लोग निवास करते हैं। लक्षद्वीप की यदि हम बात करते हैं, लक्षद्वीप को देखिएगा, लिखा हुआ है लक्षद्वीप यदि कोस्टल एरिया है, यदि आप अरब सागर की तरफ देखते हैं तो वहां पर ही दिखाई देगा। तो पूछा है कि इसमें कितने लोग निवास करते हैं, लक्षद्वीप में कितने लोग निवास करते हैं। और ये जो भी आंकड़े हैं आवास से संबंधित वो 2011 की जनगणना के आधार है। तो यदि हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में 60,000 लोग, कितने, 60,000 लोग जो है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर निवास करते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख यहाँ पर उत्तर गलत है। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में लोग कितने, वर्तमान में 60,000 लोग जो हैं वो निवास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है लक्षद्वीप की आबादी 64,429 है। 93% जनसंख्या जो स्वदेशी है, मुस्लिम है, और उनमें से अधिकांश सुन्नी संप्रदाय के सफी स्कूल से संबंधित है। यानी कि लक्षद्वीप में जो आबादी रहती है वो सुन्नी यानी कि अल्पसंख्यक यानी कि इस्लाम धर्म से है, और वो सूफी संप्रदाय को मानने वाले हैं। मलयालम को मिनिकॉय को छोड़कर सभी द्वीपों में बोली जाती है। मलयालम यहाँ की भाषा है, जो एक मिनिकॉय द्वीप है उसको छोड़कर हर जगह बोली जाती है। जहाँ लोग माहे बोलते हैं, यानी मिनिकॉय द्वीप पर लोग माहे बोलते हैं, जो द्विवेही लिपि में लिखे जाते हैं, और मालदीव में भी बोली जाती है। यानी कि मालदीव की बोली जाने वाली जो भाषा है वो यहाँ हमारे भारत के लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में भी बोली जाती है। ठीक है, जबकि जो लक्षद्वीप है वो किसमें है, वो एक कहे कि मुस्लिम बहुल या कहें कि आपका अल्पसंख्यक बहुल जो है वो एक आपका द्वीप है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पुडुचेरी के केंद्र प्रशासित या केंद्र शासित, पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं किसके साथ लगती हैं। यदि हम पुडुचेरी या पौंडचेरी की हम बात करते हैं तो उसकी सीमाएं किस किस के साथ लगती हैं। तो पुडुचेरी की जो सीमाएं हैं वो किसके साथ, देखो आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु,
ये 3 राज्य हैं जिनके साथ पुदुचेरी अपनी सीमाओं को साझा करता है, यानी कि पौंडचेरी की सीमाएं किन 3 राज्यों के साथ लगती हैं? पौंडचेरी की सीमाएं, ठीक है, केरल, तमिलनाडु और जो आपका आंध्र प्रदेश है उसके साथ अपनी सीमाओं को ये साझा करता है। ठीक है, लिखा हुआ है सही उत्तर आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पुडुचेरी मूल नाम पुट्टुकेरी, पूर्व में 2006 तक, यानी कि 2006 में इसका नाम जो है पुट्टुकेरी से पंडुचेरी हो गया। या वर्तमान की हम पांडिचेरी की बात करते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी को भी लिखा गया था। इसका गठन 1962 में फ्रांसीसी भारत के 4 पूर्व उपनिवेशों से किया गया था, यानी कि 1962 में इसे फ्रांसीसियों से आजाद किया गया और फ्रांसीसियों के उपनिवेशों के 4 उपनिवेशों को मिलाकर क्या है, पौंडचेरी, पुडुचेरी या पट्टिचेरी का जो है वो गठन किया गया था। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। एलिफेंटा की गुफाएं, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, लाल किला। देखिएगा लाल किला कहां पर है? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जबकि एलिफेंटा की गुफाएं दिल्ली में स्थित नहीं है। कह रहा है कौन सा दिल्ली में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं दिल्ली में स्थित नहीं है, जबकि हुमायूं का मकबरा, दिल्ली का लाल किला या कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में ही स्थित है। एलिफेंटा के बारे में जरा देखते हैं, लिखा हुआ है इसमें दे रखा है एलिफेंटा की गुफाएं दिल्ली में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस नदी की तुंगभद्रा नाम की एक उपनदी है? किस नदी की तुंगभद्रा नाम की एक उपनदी है? ठीक है, देखो तुंगभद्रा एक नदी है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ये एक उपनदी भी है, कौन सी नदी की है? क्वेश्चन ये है। तो तुंगभद्रा नाम की उपनदी कौन सी की है? क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है कृष्णा। कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है और दक्षिण भारत की इस बहने वाली नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा, जो कि दक्षिण भारत में ही बहती है। देखिए सही उत्तर कृष्णा है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में होसापेटे शहर के पास कृष्णा नदी की एक सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। इस पर एक बांध भी बना जिसे हम तुंगभद्रा बांध कहते हैं। इस बहुउद्देशीय बांध या परियोजना माना जाता है। तुंगभद्रा नदी भारत में एक नदी है जो अपने अधिकांश पाठ्यक्रम के दौरान कर्नाटक राज्य से शुरू होती है और बहती है। यह तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा के साथ बहती है और अंततः तेलंगाना के जोगलम्बा गढ़वाल जिले के गुंडी मुल्ला गांव के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी का निर्माण तुंगा नदी और कुदली में भद्रा नदी के संगम से होता है, जो कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से नीचे बहती है। तुंगा और भद्रा पश्चिमी घाट के वराह पर्वत में 1458 मीटर की ऊंचाई पर गंगा मूल में उगती हैं, पाई जाती हैं। कर्नाटक में कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम और तुंगभद्रा हैं। मालाप्रभा नदी को छोड़कर इन सभी नदियों का जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में है। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 12, लिखा हुआ है रिबंध परियोजना। रिबंध को जरा यहाँ पर रिहंद को पढ़े, इसको रिबंध ना पढ़े, रिहंद परियोजना पढ़े। लिखा हुआ है रिहंद परियोजना से अधिकतम लाभ किस राज्य को मिलता है? रिहंद परियोजना का ही नया नाम एक पूछा जाता है, किसका नया नाम क्या है? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर। पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर योजना। सही है, इसी का नाम क्या है? रिहंद है, रिबंध नहीं है, रिहंद। और भारत के सबसे बड़ी यदि हम परियोजनाओं की बात करते हैं तो उसमें रिहंद परियोजना को शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि किस राज्य को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, तो रिहंद बांध से सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो उत्तर प्रदेश को मिलता है। उत्तर प्रदेश के बड़े बांधों में रिहंद बांध को शामिल किया जाता है, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में इसे पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। डिस्क्रिप्शन देखिएगा। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है।
गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय में एकत्रित पानी को सोन नहर की ओर से मोड़ दिया जाता है, जो बिहार के चंपारण, दरभंगा और मुजफ्फर जिलों में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई को करता है। तो यानी कि 12th का ए आंसर यहाँ पर सही था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है भारत में कुल वन का प्रतिशत, कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो जरा देखिएगा, भारत की यदि हम बात करते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन प्रतिशत की, तो 21.7%। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है, यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 21.7% जो है वन क्षेत्र का प्रतिशत शामिल है। सही है। तो कुल क्षेत्र कितना है? 21.17। डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वन आवरण वृद्धि के मामले में ये जो डाटा दे रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको देख लीजिएगा। शीर्ष 5 राज्य वन आवरण वृद्धि में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटक और फिर किसमें? झारखंड में सबसे ज्यादा वन प्रतिशत में जो वृद्धि दर्ज की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं, 14 की ओर। लिखा हुआ है कावेरी जल विवाद में कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है? कावेरी जल विवाद की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा राज्य नहीं जुड़ा हुआ है? तो देखो, कावेरी जो नदी है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहती है। कावेरी नदी किस किस में बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक प्लस तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो विवाद भी भैया इन्हीं दो से होगा, क्योंकि जहां पर नदी बहती है वहीं के राज्य उस पर अपना अपना दावा ठोकेंगे। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश दे रखा है वो मध्य प्रदेश यहाँ पर गलत है कि इसमें कौन नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश। बाकी के दोनों राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु इससे जुड़े हुए हैं, तो सही आंसर था मध्य प्रदेश। देखिए लिखा हुआ है कि कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में गंभीर विवाद है। सही है। इस विवाद की जड़ें भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मैसूर राज्य के बीच 1892 एवं 1924 में हुए 2 समझौते हैं। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 राज्यों के बीच एक गंभीर संघर्ष का स्रोत रहा है, अतः कावेरी जल विवाद से मध्य प्रदेश राज्य जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि दोनों राज्यों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, तो दोनों राज्य इस नदी के जल पर अपना अपना दावा ठोकते हैं। और वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस कावेरी जल जो विवाद है इसका समाधान किया चुका है, और तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के लिए इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किया चुके हैं कि किस प्रकार से वो कावेरी नदी के जल का यूज करेंगे, और महत्तम मतलब ज्यादा से ज्यादा लाभ दोनों राज्यों को हो, ऐसा जो प्रयास है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसमें किया गया है। लिखा हुआ है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात होती है तो ये उड़ीसा के कटक राज्य में, उड़ीसा राज्य के कटक प्रांत में स्थित है। ठीक है, कहां पर? कटक में स्थित है। उड़ीसा के कटक में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? उड़ीसा के कटक में। तेईस अप्रैल 1940 को विद्याधरपुर कटक उड़ीसा में इसकी स्थापना की गई। यह संस्थान उन्नत किस्म के चावल उगाने और बीमारियों को दूर करने के लिए स्थापित किया गया है। संस्थान चावल के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के लिए काम करता है। संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ठीक है के तहत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करते हैं तो नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर किया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कृष्णा नदी की तो ये तमिलनाडु राज्य में इसकी यदि हम बात होती है तो कहां पर है ये जो है आपका हैदराबाद के पास है। ठीक है,
कहां पर? हैदराबाद। नागार्जुन बांध हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1966 में पूरा हुआ था। 4 अगस्त 1967 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा गया था। इस बांध से निर्मित नागार्जुन सागर झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया की सबसे बड़ी झील जो कि मानव निर्मित है, भारत में स्थित है, कौन सी है? नागार्जुन सागर झील, यानी कि नागार्जुन झील जो कहां पर है? हैदराबाद में स्थित है। तो नागार्जुन बांध कहां पर स्थित है? आपका हैदराबाद राज्य में ही स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की 17 से आगे की ओर बढ़ते हैं, 18 की ओर बढ़ते हैं, सॉरी 17 की ओर। लिखा हुआ है मेट्टूर बांध। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है मेट्टूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ठीक है, तो मेट्टूर बांध की बात हो रही है। क्या राज्य किस मेट्टूर बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? सॉरी, तो मेट्टूर बांध का जो निर्माण है वो किस राज्य में किया गया भैया? वो हमारा जो है आपका तमिलनाडु, यानी कि बी ऑप्शन सही है। कौन से? तमिलनाडु राज्य में किया गया है। या डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसका सही उत्तर कावेरी नदी तमिलनाडु है। मेट्टूर बांध भारत में कावेरी नदी पर सन 1934 में बनाया गया, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। यह एक विशाल बांध है। यूनाइटेड किंगडम बांध के लिए धन प्रदान करके निर्माण में मदद करता है, यानी कि सही आंसर है आपका 7th का बी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कृषि क्षेत्र से राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत प्राप्त होता है? 3 सेक्टर है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में कृषि है, द्वितीय सेक्टर में हम जो करते हैं औद्योगिक, छोटे छोटे औद्योगिक कल कारखाने हैं, और जो तीसरा सेक्टर से हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें जो सेवा प्रदाता संबंधी कंपनियां हैं वो आती हैं, यानी कि जो आपका नियोक्ता संबंधी क्षेत्र है वो आता है। तो पूछ रहा है कि भारत के कृषि क्षेत्र में राष्ट्रीय आय में सकल घरेलू उत्पाद का, तो ये लगभग 20% के आसपास है। ठीक है, वर्तमान यदि हम वित्तीय वर्ष की बात करते हैं तो ये 20% के आसपास है लगभग, और सरकार इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है वो प्रयासरत है। देखिएगा, सकल उत्पाद में हिस्सा 20.2%, 20.2% था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में चावल की खेती कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? यदि हम भारत में चावल की खेती की बात करते हैं तो लगभग आधी जो हमारी उपज है, यानी कि जो हमारा आधा क्षेत्रफल है उस पर हम चावल की फसल का उत्पादन करते हैं, यानी कि 50% क्षेत्र पर हम चावल का उत्पादन करते हैं। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के करीब 47% पर हम चावल का जो है उत्पादन करते हैं, और तो यहां पर सही आंसर था आपका डी। 1 वर्ग किलोमीटर भूमि के बराबर कितना हेक्टेयर भूमि होती है? तो यदि हम 1 वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं तो 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब है कि इस तरीके से एक वर्ग है। ये वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, कह रहा है 1 वर्ग किलोमीटर भूमि कितना हेक्टेयर, इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है वो ये कितने हेक्टेयर के आसपास होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये जो ओवरऑल इसके अंदर है वो कितना होता है? तो ये लगभग 100 हेक्टेयर के आसपास होता है। कितना? 100 हेक्टेयर के आसपास होता है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर भूमि में कितनी भूमि होती है? 100 हेक्टेयर। भारत के किस राज्य में सिंचाई प्रतिशत की अधिकतम सीमा है? क्वेश्चन अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर की यदि हम बात करते हैं कि किस राज्य में सिंचाई प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो यदि हम पंजाब प्रांत की बात करते हैं, पंजाब राज्य की बात करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा है, पंजाब में सबसे ज्यादा है। यदि हम बात करते हैं नलकूपों की सिंचाई के मामले के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में अब इसमें प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। किससे? नलकूपों से। ओवरऑल की यदि हम बात करते हैं, नलकूप है, नदियां हैं इत्यादि हैं, तो इनसे कौन है? पंजाब है।
ठीक है, ये 2018 के आंकड़े के अनुसार दे रखा है। और वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो आगे चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। जरा 22 पे देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक उत्पादक राज्य है? लौह अयस्क की यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, तो उड़ीसा जो राज्य है वो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, उड़ीसा राज्य किसका? लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखो 94.19 मिलियन टन 10 मार्च 2017 को छूने वाले व्यापारियों बंदी खनकों द्वारा संयुक्त उत्पादन के साथ उड़ीसा में लौह अयस्क का उत्पादन वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। 2015-16 में राज्य की उत्पादन दर 80.8 मिलियन टन के भीतर करते हुए अयस्क का उत्पादन एक उच्च स्तर का था। ठीक है, और ये जो आंकड़ा यहाँ पर दे रखा है वो 2017 का है, तो 2017 से अब परिवर्तन आ गया होगा। और जहां तक ये परिवर्तन अब झारखंड के पास पहुंच गया होगा कि झारखंड में लौह अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा होता होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक के पास सबसे अधिक संख्या में चीनी मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 23, सबसे अधिक चीनी मिलें किस राज्य में स्थित हैं? सबसे अधिक चीनी मिलों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। कौन से राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी उत्पादन में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिलों के के मामले में नंबर 1 है। लेकिन यदि हम प्रति वर्ग किलोमीटर की यदि हम बात करते हैं, गन्ना उत्पादन की यदि हम बात करते हैं, जो प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग हेक्टेयर की जो क्षमता है, प्रति एकड़ की जो क्षमता है, वहां पर महाराष्ट्र नंबर 1 पर जाता है। लेकिन वैसे उत्तर प्रदेश का यहाँ पर स्थान पहला है। लिखा हुआ है मुजफ्फरनगर जिले में, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिले कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिले मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। वर्ष 1903 में भारत में आधुनिक चीनी प्रसंस्करण उद्योग का आगमन हुआ और उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर, देवरिया जिले में पहली चीनी मिल संयुक्त प्रांत चीनी कंपनी की स्थापना की गई, जिसे चीनी को टैरिफ संरक्षण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह भारत में कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य के एक शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर का मतलब होता है सूती कपड़े का उत्पादन। ठीक है, ये मैनचेस्टर मतलब सूती कपड़ा। सूती कपड़े का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सूती कपड़ा का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा जो होता है वो कहां पर होता है? वो गुजरात में होता है। ठीक है, गुजरात कपास के उत्पादन में नंबर 1 है। यदि आपको पता हो, गुजरात राज्य के जो आंकड़े हैं वो कपास उत्पादन में नंबर 1 है। कपास उत्पादन में नंबर 1। ठीक है, गुजरात का कपास उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और गुजरात में भी एक जगह अहमदाबाद, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा जो सूती कपड़े हैं उनकी मिलें स्थापित की गई हैं। तो अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, या राज्य को क्या कहा जाता है? भारत के गुजरात राज्य को क्या कहता है? भारत का मैनचेस्टर। यहाँ पर सही आंसर है बी। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर को मुख्य रूप से भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। लेकिन अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है और क्वेश्चन वहां यह था कि कौन सा राज्य, तो राज्य किसमें है? गुजरात। तो सही आंसर गुजरात। आज का अंतिम शहर लिखा हुआ है, किस राज्य के एक शहर को बनारस या दक्षिण की काशी कहा जाता है? किस राज्य के एक शहर को बनारस या दक्षिण की काशी कहा जाता है? आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यदि हम कर्नाटक की बात करते हैं, दक्षिण भारत में एक जगह है कर्नाटक, कर्नाटक के लिए लघु भारत भी कहा जाता है। कर्नाटक के लिए क्या कहा जाता है? लघु भारत भी कहा जाता है।
कर्नाटक के लिए लघु भारत भी कहा जाता है। तो लघु भारत यानी कि कर्नाटक के लिए क्या कहता है, कर्नाटक के लिए ही दक्षिण की काशी कहा जाता है। कर्नाटक के लिए ही दक्षिण की काशी कहा जाता है। कर्नाटक राज्य के लिए क्या कहता है, दक्षिण की काशी कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। श्री कांतेश्वर मंदिर मैसूर शहर में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक अति प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को प्राय दक्षिण भारत की काशी या बनारस कहा जाता है और मैसूर शहर कर्नाटक शहर या कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार जो कांतेश्वर मंदिर है उसे लिए काशी का मंदिर कहा जाता है, दक्षिण की काशी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के लिए दक्षिण की काशी भी बोला जाता है। तो आज ये थे 25 क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से संबंधित थे। इसमें कुछ आंकड़े आपके 2017 से संबंधित थे और प्रयास करेंगे कि अगली वीडियो में वो आंकड़े आपको 2022 के प्रदान करने के, जो 2022 के आंकड़े वो आपको प्रदान किए जाएं। और यदि अपने स्तर से आप का कोई सुझाव है, यदि आपके पास कोई ऐसा डेटा अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, हमको शेयर करना चाहिए, तो आप वो डेटा भी हमें दे सकते हैं। हमारी टीम उस पर जो निश्चित रूप से काम करेगी और यदि आपका प्रयास होगा तो उसकी हम सराहना भी करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये थे ज्योग्राफी के यानी कि भूगोल के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फायदा ले सकें, लाभ उठा सकें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।